गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस एंड मैजिक। सो आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 6 जैव प्रक्रम बायोलॉजिकल प्रोसेस। काफ़ी दिनों गैप हो चुका है, एक्चुअली कुछ इमरजेंसी हो गई थी, सो आई एम सॉरी फॉर दैट। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 6 जैव प्रक्रम बायोलॉजिकल process, you can also say life process। तो बेसिकली अगर हम बात करें जैव प्रक्रम या लाइफ प्रोसेस होता क्या है, किसे कहते हैं लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस क्या होता है, जैव प्रक्रम कहते क्या किसे हैं। तो अगर हम बात करें ह्यूमन शरीर या कोई भी जीव जीवित रहने के लिए जो भी चीज़ें फॉलो करते हैं उसे क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेस कहते हैं। अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस क्या होता है, तो वे सभी क्रियाएं जो आपस में मिलकर शरीर के अंगों की मरम्मत का कार्य करते हैं उसे जैव प्रक्रम कहा जाता है। वे सभी क्रियाएं जो आपस में मिलकर शरीर के अंगों की मरम्मत का कार्य करते हैं उसे क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम। या वे सभी प्रक्रियाएं जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं उसे जैव प्रक्रम कहा जाता है। अनुरक्षण का या मरम्मत का कार्य होता है कि इंसान या कोई भी जीव जंतु इतने सालों तक जिंदा है तो किन किन प्रक्रियाओं को फॉलो करके यानी कि उससे गुजर कर उस इंसान या वो जीव जिंदा है या वो सर्वाइव कर पा रहा है। सभी जीवधारियों में उनकी आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उनके शरीर में क्रियाएं चलती रहती है जो उनके जीवित रहने हेतु आवश्यक होती है। तो जीवधारियों के शरीर में चलने वाली इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। आप इस प्रकार के भी डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो अगर हम जैव प्रक्रम की बात करें तो जैव प्रक्रम में जो सम्मिलित हैं वो बेसिकली आपके 5 प्रक्रम हैं। पहला है आपका पोषण। दूसरा है आपका, आगे भी दे रखा है, श्वसन। फिर है आपका परिवहन तथा वहन यानी कि परिवहन। पोषण के बाद आप कह सकते हैं पाचन भी आता है दूसरे नंबर पे। एनसीईआरटी में आपको सिर्फ 4 ही दे रखा है मुख। पोषण के बाद आप दूसरा पाचन कर सकते हैं, तीसरा श्वसन और चौथा हो जाएगा आपका परिवहन और पांचवा हो जाएगा उत्सर्जन। क्या हो जाएगा, उत्सर्जन। ये आपके जैव प्रक्रम के प्रकार कह सकते हो आप, या जैव प्रक्रम में होने वाली क्रियाएं हैं जिससे सभी जीव सर्वाइव कर पा रहे हैं यानी जिंदा है। तो अगर हम बात करें आपके जो जीव होते हैं बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, सजीव और निर्जीव। तो जो सजीव वस्तुएं होते हैं यानी कि लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो कौन से होते हैं। लिविंग थिंग्स का अर्थ है वे सभी वस्तुएं जो सजीव वस्तुएं कहलाती हैं जिसमें पोषण, श्वसन, उत्सर्जन और वृद्धि जैसी क्रियाएं होती है। क्या, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन और वृद्धि जैसी क्रियाएं होती है, वे सभी क्या कहलाती हैं, सजीव लिविंग थिंग्स कहलाती हैं, जैसे जंतु और पेड़ पौधे। अगर हम बात करें दूसरा प्रकार यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स की यानी कि निर्जीव वस्तुएं की, तो वे सभी वस्तुएं निर्जीव वस्तुएं कहलाती हैं जिसमें जीवन के कोई भी आवश्यक कार्य संपन्न नहीं होता, जैसे चट्टान, मिट्टी, लकड़ी। और ये आवश्यक कार्य क्या है आपके, पोषण है, भोजन है यानी कि पाचन है, श्वसन है, प्रवहन है, परिवहन है और क्या है, पोषण, पाचन, श्वसन, परिवहन 4 हो गए, उत्सर्जन है। ये जो आवश्यक क्रियाएं हैं जिस जीव में नहीं होते हैं वो निर्जीव वस्तुएं कहलाते हैं, जैसे चट्टान, मिट्टी, लकड़ी इत्यादि। इसमें आपके पेपर में सजीव और निर्जीव में अंतर भी पूछे जाते हैं। लास्ट 2025 में आपके 2 मार्क्स में क्वेश्चन आया था, बेसिकली सजीव वस्तुएं किसे कहते हैं इसके बारे में आया था। तो हो सकता है कि सजीव और निर्जीव में अंतर भी देते। ये बोर्ड 2025 में आया था।
कि सजीव के क्या क्या विलक्षण है बताइए। तो अगर हम सजीव की बात करें तो ये पोषण करते हैं, निर्जीव पोषण नहीं करते हैं। इसमें श्वसन नहीं होता है, इसमें श्वसन होता है। ये जनन नहीं करते हैं, ये जनन करते हैं। जनन यानी कि एक ही अपने जैसे संतति को उत्पन्न करना, रिप्रोडक्शन। इसमें वृद्धि नहीं होता है, इसमें वृद्धि होता है। एग्जाम्पल में आपके हो जाएंगे टेबल, चेयर, बुक एक्सेट्रा। इसमें हो जाएंगे प्लांट और एनिमल। प्लांट और एनिमल में आपके, प्लांट में सारे प्लांट आ जाएंगे, एनिमल में आपके सभी जीव जंतु यानी कि पक्षी, बैक्टीरिया, जीवाणु सभी कुछ आ जाएंगे आपके एनिमल के, जंतु जगत के अंतर्गत। अगला पार्ट है आपका सबसे पहला कि सजीव और निर्जीव में अंतर हमने पढ़ लिया। तो जैव प्रक्रम का सबसे पहला टाइप्स कह सकते हैं। सबसे पहला टाइप्स कितने हैं? जैव प्रक्रम के टोटल 5 प्रकार है। पोषण, पाचन, श्वसन, उत्सर्जन और परिवहन और उत्सर्जन। तो सबसे पहला हमें पढ़ना है न्यूट्रिशन यानी पोषण। भोजन ग्रहण करना, पचे भोजन का अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उपयोग पोषण कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने भोजन खाया, भोजन खाने के बाद क्या होगा? उसका पाचन होगा। पाचन के बाद क्या होगा? उसका अवशोषण होगा। अवशोषण के बाद क्या होगा? वो ऊर्जा आपके शरीर के अंदर जाएगी। उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? और वो शरीर के अंदर जाके अनुरक्षण का काम करेगी, यानी कि आपको सुरक्षा प्रोवाइड करेगी। उसी प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। पोषण किन के प्रकार के हैं? पोषण जो है आपके टाइप्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। पोषण के आधार पर जीवों को 2 समूहों में बांटा जा सकता है, स्वपोषी और विषमपोषी। स्वपोषी पोषण, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और एक हो जाएगा आपका विषमपोषी। तो सबसे पहले स्वपोषी पोषण को हम पढ़ेंगे। पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजैव पदार्थों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाता है। उदाहरण हरे पौधे। यानी कि पोषण का वह तरीका जिसमें पेड़ पौधे या जिसमें कोई भी जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है, किसके मदद से? कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूर्य के प्रकाश से मदद से। स्वपोषी पोषण हर पौधे में होता है तथा कुछ जीवाणुओं में प्रकाश संश्लेषण होते हैं। स्वपोषी जीव की कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकताएं प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरी होती है। यानी कि स्वपोषी में क्या क्या चाहिए हमें? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए और सनलाइट चाहिए। अगर प्लांट है तो क्लोरोफिल चाहिए। ऑल्सो अगर कोई भी जीव है, जीवाणु है, तो उसके अंदर भी क्या रहना चाहिए? क्लोरोफिल रहना चाहिए। यानी कि आपके पर्यावरण में होने वाले प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में पोषक तत्वों में आपके ये 4 चीज़ महत्वपूर्ण है मुख्य रूप से। पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है पानी, तीसरा है आपका सूर्य का प्रकाश, सनलाइट, और चौथा है आपका क्लोरोफिल। ये 4 चीज़ होने ही चाहिए, तभी प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया होगी, नहीं तो नहीं होगी। अब प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में होता क्या है? फोटोसिंथेसिस में होता क्या है? देखिए, फोटो का अर्थ होता है लाइट। फोटो का अर्थ क्या होता है? लाइट होता है, लाइट। तो लाइट और सिंथेसिस का अर्थ होता है बनना। सिंथेसिस का अर्थ क्या होता है? बनना। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें सूर्य के प्रकाश की स्थिति में या उपस्थिति में कोई भी खाना बन रहा हो, आपका प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया कहलाता है। जैसे यह वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देता है। ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं जो बाहर से लिए जाते हैं, जल के रूप में लिए जाते हैं जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। दैट इज कॉल्ड प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। तो आपका क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है। यह अभिक्रिया आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि कौन सा सही है, कौन सा गलत। तो आपको पता होना चाहिए। इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, आपको क्या मिलता है? ग्लूकोज मिलता है C6H12O6, प्लस में मिलता है आपको 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन हेयर, और प्लस में 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ये है आपका प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया, दैट इज अ
प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। तो ये आपको अभिक्रिया याद रखना है। कार्बन डाइऑक्साइड को लीजिए और वाटर को लीजिए, फिर ग्लूकोज बनाइए, ऑक्सीजन बनाइए और वाटर बनाइए, फिर इसको क्या कर दीजिए, संतुलित कर दीजिए। फिर इसको क्या कर दीजिए, संतुलित। कार्बन डाइऑक्साइड 6 मॉलिक्यूल हो जाएंगे, पानी आपका 12 मॉलिक्यूल, यहाँ पे आपका ऑक्सीजन सिंगल मॉलिक्यूल में रहेगा, मतलब कि ग्लूकोज सिंगल मॉलिक्यूल में रहेगा और ऑक्सीजन 6 मॉलिक्यूल में, यहाँ 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो आप खुद संतुलित कर सकते हैं। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण बेसिकली इस प्रक्रिया के अंतर्गत होता क्या है। अगर हम यहाँ देखें तो ये आपका स्टोमेटा का चित्र है, रंध्र का चित्र है, इम्पॉर्टेंट है, पेपर में आता है रंध्र बनाना, स्टोमेटा। तो स्टोमेटा में आपका बाहर द्वार कोशिकाएं होती है, फिर रंध्र छिद्र होता है, फिर हरित लवक होता है। ठीक है, इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है आपका। इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है। सिंपल है डायग्राम बनाना। बायोलॉजी के पेपर में आप कोशिश कीजिए डायग्राम बनाना। ये आपका क्लोरोफिल है, ये क्या है आपका क्लोरोफिल है। यानी कि हरित लवक, हरित लवक। ये आपका गार्ड सेल्स हैं, द्वार कोशिकाएं, द्वार कोशिकाएं। गार्ड होते हैं ना, जैसे हम घर या स्कूल के बाहर गार्ड रखते हैं, तो वैसे ही है गार्ड सेल्स। द्वार कोशिकाएं गार्ड सेल्स का काम होता है जो भी आपका पदार्थ जो अच्छा है कोशिका के लिए उसको अंदर आने देना और जो खराब है उसको बाहर ही रखना। ठीक है। क्लोरोफिल का काम होता है सनलाइट को एब्जॉर्ब करना। क्लोरोफिल का क्या काम है, जो आपके सूर्य का प्रकाश है उसको अवशोषित करने का कार्यक्रम करता है, क्लोरोफिल कार्य करता है उसका। और ये जो होता है आपके छिद्र होते हैं, ये क्या है, रंध्र छिद्र है। ये क्या है आपके रंध्र छिद्र है। तो रंध्र छिद्र जो होता है आपका वो क्या काम करता है, पानी का रिटेंशन करता है H2O का, और इनसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड और O2 का विसरण प्रक्रिया होता है। कार्बन डाइऑक्साइड और O2 का क्या होता है, विसरण प्रक्रिया होता है। द्वार सेल्स आपको दिख रहे हैं, तो यहीं से आपका CO2 अंदर आता है और बाहर क्या जाता है, O2 बाहर क्या जाता है, O2 आपका बाहर चला जाता है और CO2 अंदर आ जाता है, CO2 अंदर चला जाएगा। तो उच्च सांद्रण टू निम्न सांद्रण में कार्बन डाइऑक्साइड का जाना, निम्न ये आपका उच्च सांद्रण है, बाहर आपका कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है मात्रा वायुमंडल में और स्टोमेटा के अंदर कम है, तो इसके अंदर से उच्च सांद्रण से किस में जाएगा, निम्न सांद्रण में। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विसरण। इंग्लिश में बोलते हैं विसरण। क्या है आपका, डिफ्यूजन। ये गैसों में होता है, ये कहाँ होता है, गैसों में होता है डिफ्यूजन। तो विसरण गैसों में होता है जब CO2 उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण में जाता है, या O2 उच्च सांद्रण टू निम्न सांद्रण में जाता है, तो विसरण कहलाता है। तो विसरण प्रक्रिया द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है स्टोमेटा में और आपका प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया पूर्ण होती है। अब जब आपके कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, उसे सनलाइट मिल गया, आपके स्टोमेटा को सनलाइट मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, तो क्या होगा आपका, क्लोरोफिल मिल गया, तो आपका प्रक्रिया होगा प्रकाश संश्लेषण का, है ना।
ये आपका क्लोरोफिल हो गया, ये आपके रंध्र हो गए, ये आपके द्वार कोशिकाएं हो गए। और अगर हम बात करें कि पानी को पहुंचाने का कार्य कौन करता है, तो दो प्रकार की कोशिकाएं होती है। प्लांट में दो प्रकार की कोशिकाएं होती है। पहला है आपका जाइलम, जाइलम को हिंदी में बोलते हैं दारू कोशिकाएं, और दूसरा है आपका फ्लोएम, फ्लोएम को फ्लोएम ही बोलते हैं। तो इसको इस प्रकार से आप रख सकते हैं याद, ज से जाइलम और ज से जल, जल को पहुंचाने का कार्य आपका जाइलम करता है। फ से फ्लोएम, फ से फूड, भोजन को पहुंचाने का काम आपका फ्लोएम करता है। जाइलम आपका जड़ जो होता है आपका प्लांट का, जड़ से सारा पानी उठा करके पत्तियों तक या पेड़ पौधों के हर एक भाग में जल पहुंचाने का काम जाइलम करता है। और पत्तियों में जब खाना बनता है तो खाना पत्तियों में बन गया तो पेड़ पौधे के हर एक भाग में खाना पहुंचाने का काम कौन करता है, फ्लोएम करता है। ठीक है, इज इट क्लियर। जब हम प्रकाश संश्लेषण की बात करें तो बेसिकली ये दो प्रकार की अभिक्रिया है। कितने प्रकार की अभिक्रिया है, दो। एक होती है लाइट रिएक्शन, एक होती है डार्क रिएक्शन। एक होती है लाइट रिएक्शन और एक होती है डार्क रिएक्शन। तो पहले स्टोमेटा के बारे में पढ़े हम। रंध्र, स्टोमेटा क्या है, पेड़ पौधों में पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिसे रंध्र कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान इन छोटे छोटे छिद्रों तक गैसों का आदान प्रदान होता है। वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के दौरान जल बूंदों के रूप में अवशोषित करना। वाष्पोत्सर्जन 9th क्लास में भी पढ़ाया मैंने आप लोगों को। ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन क्या होता है, जब आपका पानी खाना बन के बच जाता है तो जो पानी बचता है वो पेड़ पौधों द्वारा, पेड़ पौधों के पत्तियों द्वारा क्या हो जाता है, वाष्प बन जाता है। क्या बन जाता है, वाष्प। उसी प्रोसेस को बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, तो आपका जो प्रकाश संश्लेषण है कहाँ कहाँ होता है, प्रकाश संश्लेषण है जो आपका कहाँ कहाँ होता है, पेड़ पौधों में होता है, पेड़ पौधों में होता है जिसमें क्लोरोफिल हो, जिसमें क्या हो, क्लोरोफिल हो, हरित लवक हो, हरित लवक, और कुछ जीवाणु, कुछ जीवाणु हैं। कौन से जीवाणु हैं ये जीवाणु हैं आपके हरित शैवाल या लाल हरित शैवाल। लाल हरित शैवाल में भी आपका प्रकाश संश्लेषण होता है। इसे ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया कहते हैं या रेड सल्फर बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है, भूरा शैवाल में होता है, भूरा में होता है, भूरा शैवाल में। ये सारे पानी में उपस्थित होते हैं। कहाँ उपस्थित होते हैं, पानी में। जो आपने काई देखा होगा, काई इज शैवाल। काई क्या है, शैवाल है। काई कोई प्लांट नहीं है, वो शैवाल है। तो काई ग्रीन कलर का होता है। काई कैसा होता है, जो आपका काई है वो ग्रीन कलर का होता है। जहाँ भी पानी होता है वहाँ उपस्थित होता है, तो उसमें भी आपका प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होता है। अब जो आपका प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होता है वो आपके कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया आपके दो प्रकार की होती है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। दो प्रकार की होती है। पहली है आपकी लाइट रिएक्शन और दूसरी है डार्क रिएक्शन। अब इसे ध्यान से समझिएगा ये होता क्या है। यानी कि प्रकाश अभिक्रिया और अंधेरी अभिक्रिया। शुरू से हम पढ़ते आ रहे हैं जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया है, यानी कि भोजन जो बनता है वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बनता है। लेकिन बेसिकली होता क्या है, दो प्रकार की अभिक्रिया है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। ये आपका हो गया क्लोरोप्लास्ट। ये क्या है आपका, क्लोरोप्लास्ट है। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, यानी कि दोहरी झिल्ली, डबल मेम्ब्रेन। इसके अंदर होता है थैलाकोइड। इसके अंदर क्या होता है, थैलाकोइड होता है।
इसे बोला जाता है लैमेला। जो थैलाकोइड होता है आपका, इंग्लिश में थैलाकोइड, हिंदी में भी थैलाकोइड बोलते हैं। थाइलाकोइड जो होता है आपका उसमें क्या होता है आपका, लाइट रिएक्शन होता है। ये आपका है वाटर H2O। H2O टूटता है सनलाइट के प्रेजेंस में और बनाता है O2 प्लस H पॉजिटिव आयन। O2 प्लस H पॉजिटिव आयन, यानी कि जो दिन में होता है वो क्या होता है, वाटर का टूटना होता है। वाटर का क्या होता है, टूटना। ये जो रिएक्शन होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। थैलाकोइड यानी कि क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर यानी हरित लवक के अंदर, ठीक है। इसे बोलते हैं LS, लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम, ठीक है। L लाइट, HS लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम, क्योंकि यहाँ लाइट आती है, उसको इकट्ठा किया जाता है और उसको पानी से तोड़ा जाता है। दैट इज़ द लाइट रिएक्शन। इसको क्या कहते हैं, लाइट रिएक्शन कहते हैं। इस वाले को लाइट रिएक्शन कहते हैं। अब आता है हमारा डार्क रिएक्शन। तो यहाँ आपका जो स्ट्रोमा होता है, स्ट्रोमा के अंदर होता है आपका, दैट इज़ अ स्ट्रोमा, हिंदी में भी स्ट्रोमा ही कहते हैं। तो यहाँ एक कैल्विन साइकिल होती है। कैल्विन एक साइंटिस्ट थे, कैल्विन साइकिल। तो यहाँ पे आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड आता है, ये वाला जो रिएक्शन होता है वो रात में होता है, इसे डार्क रिएक्शन कहते हैं। वो टूटता है ग्लूकोज में, C6H12O6। ये पूरा आपका प्रक्रिया है। ये आपका केल्विन साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड क्या बनता है, C6H12O6। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे अभिकारक है जो टूटता है आपके ग्लूकोज में। यहाँ पे आपके जो NAD होते हैं, NADP पॉजिटिव, दैट इज़ अ इलेक्ट्रॉन डोनर। ये आपका इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है NADP, इलेक्ट्रॉन डोनर। और यहाँ बनता है NADPH, NADPH, ये वाला H यहाँ जाता है। और ये होता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। यहाँ पे आपका ADP होता है, ADP प्लस में एक और फॉस्फेट ग्रुप होता है और यहाँ बनता है ATP, थोड़ा छोटा हो गया है, ATP बनता है। तो आपको आई होप चीज़ें समझ में आ रही होगी। NADP आपका NAD पॉजिटिव किस में कन्वर्ट हो जाता है, NADPH में, NADPH में कन्वर्ट हो जाता है। NADP जो है आपका NADPH में कन्वर्ट हो जाता है और आपका जो ADP प्लस PI है ATP में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इसको अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझे तो दो प्रकार की अभिक्रिया है, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया, लाइट रिएक्शन, प्रकाश अभिक्रिया और डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन में क्या होता है, इसमें आपका H2O, H2O in the presence of sunlight O2 प्लस H पॉजिटिव आयन में टूटता है, ठीक है। यह आपका हो गया लाइट रिएक्शन, प्रकाश अभिक्रिया। इसमें क्या होता है आपका डार्क रिएक्शन में, आपका CO2 किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज में, C6H12O6। यानी कि आपके लाइट वाले में क्या होता है, O2 in the presence of sunlight, H2O not O2, H2O in the presence of sunlight O2 plus H पॉजिटिव आयन में टूटता है, दैट इज अ लाइट रिएक्शन। इन डार्क रिएक्शन, अंधेरी अभिक्रिया में, कार्बन डाइऑक्साइड केल्विन साइकिल में, कहाँ, केल्विन साइकिल, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल भी यहाँ रहता है भाई। इन द प्रेजेंस ऑफ देयर इज अ डार्क रिएक्शन, यानी अंधेरी, रात में होता है, ये दिन में होता है और ये होता है रात में।
तो इसमें आपका कोई सनलाइट की उपस्थिति नहीं होती है। ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज में Hc6H12O6। तो दिन में आपका ऑक्सीजन रिलीज होता है और रात में आपका ग्लूकोज बनता है। तो इसलिए कहते हैं ग्लूकोज जब बनता है तो यहाँ पे आपका श्वसन अभिक्रिया भी होता है। श्वसन होता है पेड़ पौधों में, जहाँ पे आपका कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, ऑक्सीजन रिलीज नहीं होता है। तो इसलिए कहते हैं रात में आपके पेड़ पौधों के पास सोना नहीं चाहिए। ठीक है। आई होप सो आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। यहाँ तक अच्छे से रंध्र हमने पढ़ लिया, रंध्र का कार्य पढ़ लिया कि ये कोशिकाओं को क्या करते हैं, गैसों से आदान प्रदान करते हैं। वाष्पोत्सर्जन की क्रियाएं भी किस में होती है, स्टोमेटा में होती है, रंध्र में होती है। क्लोरोप्लास्ट के बारे में हमने पढ़ लिया। क्लोरोप्लास्ट क्या है, जो आपका क्लोरोप्लास्ट है वो आपका डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, जिसमें आपका थैलाकोइड पाया जाता है, स्ट्रोमा पाया जाता है, लेमेला इसको बोलते हैं जोड़ने को, लेमेला पाया जाता है। हरित लवक है जो क्या करता है, हरित लवक है जो क्या करता है, हिंदी में हरित लवक बोलते हैं, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने का कार्य करती है। सूर्य का प्रकाश क्या करती है, अवशोषित करने का कार्य करती है, अवशोषित करने का कार्य करती है। ये बेसिकली अगर हम इसके प्रकार की बात करें तो जो क्लोरोफिल है, हरा के अलावा और भी कलर के होते हैं, लाइक होता है क्रोमोप्लास्ट आपके रंग वाले होते हैं, कलरफुल होते हैं। इसमें आपके जड़ आते हैं, इसमें क्या आते हैं, जड़। जैसे कि आप अगर खाते हैं गाजर, शकरकंदी, तो वो कलरफुल होते हैं, तो वो क्रोमोप्लास्ट में होते हैं। दूसरा आता है आपका ल्यूकोप्लास्ट। क्या आता है, ल्यूकोप्लास्ट जो होता है आपका वो रंगहीन होता है। कैसा होता है, रंगहीन, कलरलेस, जो कि आपका जड़, तना और पत्ती में पाया जाता है। अगर हम मूली खाते हैं जो कलरलेस है, मूली आपका कलरलेस है, और भी जो इसी प्रकार की होती है सब्जियां वो आपकी कलरलेस होती है, वो आपके ल्यूकोप्लास्ट में आते हैं। थर्ड इज क्लोरोप्लास्ट, यानी कि हरित लवक, जो हम पढ़ चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके क्लोरोप्लास्ट के अंतर्गत आता है। अब प्रकाश संश्लेषण के दौरान होती घटनाएं, क्या क्या घटनाएं होती है प्रकाश संश्लेषण के दौरान, प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या क्या घटनाएं होती है, थोड़ा अगर हम गौर करें कि क्या घटनाएं होती है तो हमें चीज़ें पता चल जाएंगी। पहली घटना अगर होती है तो क्या होती है, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। जो आपका हरित लवक है, क्लोरोफिल है, वो सनलाइट को क्या करती है, अवशोषित करती है, अवशोषित करती है, ये लिख सकते हैं आप। दूसरी घटना क्या है, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। प्रकाश ऊर्जा यानी कि सनलाइट को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्जन होता है, केमिकल एनर्जी में रासायनिक ऊर्जा बनता है। और क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को किस में अपचयन होता है, कार्बोहाइड्रेट में। कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है, अपचयन किस में, अपचयन में क्या होता है, अपचयन यानी कि ऑक्सीजन का हटना, ऑक्सीजन रिलीज होता है ग्लूकोज में C6H12O6। और एक किस प्रकार की अभिक्रिया है, ये ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, ऊष्माशोषी, क्योंकि इसमें सनलाइट का अवशोषण होता है, तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। ठीक है, ये मेन और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है प्रकाश संश्लेषण के, इसे कॉपी कीजिएगा। जब भी क्लास लीजिए कॉपी और पेन साथ लेकर के बैठिए, तभी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, आई होप सो आपको प्रकाश संश्लेषण से जुड़ी कोई भी और दिक्कत नहीं होगी, राइट। तो हमारा जो प्रकाश संश्लेषण है, प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्री क्या चाहिए, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कच्ची सामग्री की बात करें तो कच्ची सामग्री जो है आपकी, ध्यान दे तो कच्ची सामग्री पहला तो चाहिए आपको भाई क्लोरोफिल, हरित लवक चाहिए। दूसरा चाहिए आपका कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा चाहिए आपका सनलाइट। चौथा चाहिए आपको क्या, जल, वाटर। फिर चाहिए मिट्टी से क्या, खनिज लवण। और 16 प्रकार के पोषक तत्व जो 9th में पढ़े हैं आपके,
16 प्रकार के पोषक तत्व मिट्टी से लिए जाते हैं, खनिज लवण, यानी कि क्लोरोफिल चाहिए, हरित लवण चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, सनलाइट चाहिए, सूर्य का प्रकाश, वाटर चाहिए, जल चाहिए, यानी मिट्टी से 16 पोषक तत्वों को खनिज लवण। तो ये है आपकी प्रकाश संश्लेषण की कच्ची सामग्री। एक एक चीज़, एक एक टॉपिक अच्छे से क्लियर करती जा रही हूँ मैं। अब हमने स्वपोषी पढ़ लिए हैं। स्वपोषी में क्या होता है, कैसे खाना बनता है, उसके बाद क्या होता है, सभी प्रक्रियाएं हमने पढ़ ली है। खाना को कौन पहुंचाता है, पानी को कौन पहुंचाता है, सभी हमने पढ़ लिया है। कहाँ खाना बनता है ये भी हमने पढ़ लिया है, कैसे बनता है ये भी हमने पढ़ लिया है। अब हमने पढ़ने हैं विषमपोषी, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। विषमपोषी क्या होता है, वह पोषण जिसमें जीव अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, अर्थात अपना भोजन खुद नहीं बना सकते, उसे विषमपोषी कहा जाता है, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। जैसे इंसान खुद इंसान क्या है, आपके विषमपोषी है, वो अपना खाना स्वयं नहीं बना सकते हैं अपने शरीर के अंदर। तो इसके 3 प्रकार है, देयर आर 3 टाइप्स। पहला है आपका मृतजीवी पोषण। पहला क्या है, मृतजीवी पोषण, यानी कि सैप्रोफाइट न्यूट्रिशन। इसे क्या बोलते हैं, सैप्रोफाइट पोषण यानी न्यूट्रिशन, जिसमें आपके हैं कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, परजीवी यानी कि पैरासाइट, पढ़ेंगे ये सब होता क्या है, और प्राणिसम यानी कि होलोजोई। प्राणिसम यानी होलोजोइक, इंपॉर्टेंट है, लास्ट टाइम पूछा गया था होलोजोइक के बारे में। तो अमीबा, मेढक, मनुष्य होलोजोइक है, घोल कृमि, मलेरिया, परजीवी, ये सब परजीवी है। प्राणी संपोषण यानी पहला है आपका प्राणी संपोषण क्या कहलाता है, वे जीव जो संपूर्ण भोज्य पदार्थों का अंतर्ग्रहण करते हैं तथा उनका पाचन शरीर के भीतर होता है, इसे प्राणी संपोषण कहते हैं। जैसे मनुष्य, अमीबा, और क्या था एग्जाम्पल में, मनुष्य, अमीबा और मेंढक, ये तीनों आपके किस में आते हैं, प्राणी संपोषण में आते हैं, जो कि अपना खाना मुंह के द्वारा ग्रहण करते हैं और पाचन कहाँ होता है, शरीर के अंदर, वो आते हैं आपके प्राणी संपोषण होलोजोइक न्यूट्रिशन में। दूसरा है आपका मृतजीवी पोषण। मृतजीवी जो मरे हुए चीज़ों से अपना खाना प्राप्त करते हैं, ये जीव जो अपना भोजन मृत जीवों तथा सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं, उसे मृतजीवी पोषण कहा जाता है। जैसे फफूंद और कवक, जो फफूंद होता है आपका, जिसे ईस्ट भी बोला जाता है, जो आपके रोटी या ब्रेड पे लग जाता है, वो सब क्या है, आपके मृतजीवी पोषण में आते हैं, मृतजीवी पोषण में आते हैं। मृतजीवी पोषण से कवक, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ भी आपके कुछ मृतजीवी पोषण में आते हैं, जो मरे हुए चीज़ों को खाते हैं। दूसरा है आपका पैरासिटिक न्यूट्रिशन यानी परजीवी। ये जीव जो अपना भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, परंतु ये जीवों को मारकर अपना भोजन ग्रहण नहीं करते। ये जीव अंदर या बाहर से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, उसे परजीवी पोषण कहलाते हैं। जैसे जू, अमरबेल। अमरबेल इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। अमरबेल एक प्रकार की लत होती है जो दूसरे ग्रीन प्लांट पे पाए जाते हैं। तो परजीवी क्या होते हैं, दूसरों को मारते नहीं हैं और उससे अपना भोजन ग्रहण करते हैं। जैसे अगर किसी के शरीर में जू हो या गोल कृमि, एल्बेंडाजोल दवाई आप स्कूल में खाते हैं, तो आपका जो गोल कृमि होता है, कीड़ा आपके पेट में उपस्थित होता है, वो सारा पोषण खुद खा जाता है और आपको नहीं देता, लेकिन वो आपको जान से नहीं मारता है। तो दैट इज कॉल पैरासिटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, परजीवी पोषण। नेक्स्ट है आपका अमीबा में पोषण, इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछते हैं। न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा क्या है, एक प्रोटोजोआ है। अमीबा क्या है, एक प्रोटोजोआ है, और इसमें होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, प्राणी संपोषण होता है। तो अमीबा एक कोशीय प्राणी संपोषी जीव है जो प्रोटोजोआ संघ का सदस्य है। किसका सदस्य है, प्रोटोजोआ संघ का सदस्य है। यह अनिश्चित आकार का होता है, जो नदियाँ, तालाब तथा झीलों में पाया जाता है। कहाँ कहाँ पाया जाता है, नदियाँ, तालाब और झीलों में। पैरामीशियम भी क्या है, एक कोशिकीय जीव है, ये भी प्रोटोजोआ के अंतर्गत आता है। इसकी कोशिका एक ही निश्चित आकार होता है तथा भोजन एक विशिष्ट स्थान से ही ग्रहण किया जाता है। भोजन इस स्थान तक पेशाब की गति द्वारा पहुंचता है, जो कोशिका की पूरी सतह को ढके रहता है। अब
जीव अपना पोषण कैसे करते हैं। जैसे अगर हम बात करें अमीबा में, तो अमीबा अपना पोषण कैसे करते हैं। एक कोशिकीय जीव होते हैं, बहुकोशिकीय, जो एक कोशिका से बने होते हैं एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव अपना भोजन संपूर्ण सतह से ले सकते हैं, जैसे अमीबा और पैरामीशियम। जैसे अगर हम अमीबा की बात करें तो एक कोशिकीय अनिश्चित आकार वाला प्राणीसम जीव है। इस प्रकार का अमीबा का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, इस प्रकार का होता है सीधा, बीच में होता है केंद्रक। क्या होता है, केंद्रक होता है। इसको बोलते हैं पश्चाभ या कुटपाद। कुटपाद इंग्लिश में बोलते हैं सीडोपोडिया। सीडोपोडिया तो कुटपादों द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं। ये जो आपको दिख रहे हैं कुटपाद, इसी के द्वारा ये अपना भोजन ग्रहण करते हैं। अमीबा के भोजन शैवाल के टुकड़े हो सकते हैं, कोई बैक्टीरिया हो सकता है, डाई आइटम हो सकता है, या अन्य जीव एवं मृत कार्बनिक पदार्थ भी अमीबा खाता है। अब अमीबा में पोषण 3 चरणों में है, अंतःग्रहण, पाचन और बहिष्करण। पाचन के बाद आप पोषण भी लिखवा सकते हैं या 4 चरण कह सकते हैं। इसमें आपका अंतःग्रहण, पाचन, पाचन के बाद आपका तीसरा आ जाएगा पोषण, और चौथा हो जाएगा बहिष्करण या उत्सर्जन। ठीक है, तो अमीबा में पोषण 3 चरणों में पूरा होता है। पहला आपका अंतःग्रहण। अंतःग्रहण का मतलब होता है इंजेशन, अंदर लेना, इंजेशन। इसमें क्या होता है, अमीबा कोशिकीय सतह से अंगुली जैसी अस्थायी प्रवर्धक की मदद से भोजन ग्रहण करता है। यह प्रवर्धक भोजन के कणों को घेर लेते हैं तथा संगलित होकर खाद्य रिक्तिका बनाते हैं। अगर हम बात करें तो इस प्रकार का अमीबा का स्ट्रक्चर होता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे खाना का टुकड़ा है, तो ये आपको पूरा इस तरीके से ये घेर लेता है। खाना को इस तरीके से घेर लेता है, पूरा अंदर की ओर ले लेता है। इसे ही बोलते हैं इंजेशन। इसे ही क्या बोलते हैं, इंजेशन। जैसे ही खाना आपका अंदर आ जाता है, फिर होता है इसका पाचन। फिर क्या होता है, पाचन। ये हो गया आपका अंतःग्रहण। पाचन के बाद क्या हो गया, पोषण होगा। पाचन के बाद क्या होगा, पोषण होगा। और फिर पोषण के बाद क्या हो जाएगा, पोषण, पहला, दूसरा, तीसरा, फिर हो जाएगा एक्सक्रीशन। फिर क्या हो जाएगा, वो अपना खाना सारा कहाँ निकाल देगा, बाहर निकाल देगा। खाना कहाँ निकाल देगा, जो आपका पाचन होने के बाद जो वेस्ट मटेरियल है वो दोबारा से बाहर छोड़ देगा, उत्सर्जन हो जाएगा। तो ये सारा प्रोसेस फॉलो करता है। ये आपका चौथा प्रक्रिया हो गया। तो वही इसमें दे रखा है। पहला आपका क्या होगा, अंतग्रहण होगा, भोजन उसने ग्रहण किया कुटपाद के द्वारा। फिर उसमें पाचन होगा, खाद्य रिक्तिका के अंदर जटिल पदार्थों का विघटन होगा सरल पदार्थों में, रिक्तिका यानी कि रसधानियाँ, और वे कोशिका द्रव में विस्तृत हो जाते हैं। फिर हो जाएगा चौथा पोषण, उसको जो अच्छे न्यूट्रिएंट है उसने अवशोषित कर लिया। और चौथा हो गया बहिष्करण, बचा हुआ अपच पदार्थ कोशिका के सतह की ओर गति करता था, शरीर से बाहर निष्कासित हो जाता है। तो इस प्रकार अमीबा में पोषण होता है, जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। खाद्य कण रहा है, फिर पदार्थ या कुटपाद के द्वारा वो अंदर गया है, फिर उसका पाचन हो गया, फिर उसके बाद उस खाद्य कण को जो अपचा पदार्थ है उसको बाहर कर देगा। तो अमीबा में पोषण आपके एनसीईआरटी बुक में भी दे रखा है, इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। पैरामीशियम में कैसे होता है, पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव है। इसकी कोशिका का एक निश्चित आकार होता है। ये इस प्रकार का चप्पल का आकार का होता है, अगर आपने देखा तो इस प्रकार से बाहर आपके इस प्रकार से ये निकले होते हैं। विशिष्ट स्थान से ही ग्रहण करता है, भोजन स्थान तक पश्चाभ, इसे ही पश्चाभ कहते हैं। इस वाले पार्ट को पश्चाभ कहते हैं। पश्चाभ की गति द्वारा पहुंचता है, जो कोशिका की पूरी सतह को ढके होता है। ये बाल जैसी संरचना बाहर निकला होता है, इसी को पश्चाभ कहते हैं। यहाँ पे भी होता है, ठीक है।
पैरामीशियम हो गया, अमीबा हो गया। बहुकोशिकीय जीव आ जाते हैं हम मानव पे। इम्पॉर्टेंट है मानव में पाचन। बहुकोशिकीय जीव में पोषण के लिए विभिन्न प्रकार के अंग तथा अंगतंत्र होते हैं, जिसमें मानव जैसे एग्जाम्पल। एक कोशिकीय जीव में सारा प्रक्रिया पाचन, अवशोषण, अंतग्रहण, बहिष्करण एक ही कोशिका में होता है। लेकिन अगर हम बहुकोशिकीय जीव की बात करें तो इसमें अलग अलग प्रकार की अंग उपस्थित है अलग अलग कार्य को करने के लिए। अगर हम मानव में पोषण या मनुष्य में पोषण इम्पॉर्टेंट है, वेरी इम्पॉर्टेंट, इसका चित्र भी आता है और यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। ह्यूमन डाइजेशन इन ह्यूमन की बात करें, डाइजेशन इन ह्यूमन की बात करें हम तो सबसे पहले पोषण के चरण होता है मुख गुहा में। मुंह से शुरू होता है, भोजन को चबाना आप शुरू करते हैं तो मुख गुहा से शुरू होता है। मुख गुहा में चबाने के बाद आपका यहीं से पाचन शुरू हो जाता है। फिर खाना आहार नाल से होता हुआ या ग्रसनी से होता हुआ आमाशय में जाता है। फिर क्षुद्रांत यानी छोटी आंत में जाता है। फिर वृद्धांत यानी बड़ी आंत में जाता है। फिर अपच पदार्थ बाहर आ जाता है। तो सबसे पहला हम मुख गुहा यानी कि माउथ कैविटी की बात करें, माउथ या बकल कैविटी, CAVITY, कैविटी, CAVITY। अब होता क्या मुख गुहा में, बकल कैविटी में क्या होता है कि भोजन को मुख गुहा में दांतों द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। सही है, हम खाना को चबाते हैं और लार ग्रंथि से निकलने वाला लार या लाला रस भोजन से पेशीय जिह्वा द्वारा मिलाया जाता है, जिससे भोजन आसानी से आहार नाल में क्रमाकुंचक गति द्वारा गमन करता है। क्रमाकुंचक गति का अर्थ होता है, इसे बोलते हैं इंग्लिश में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। ठीक है, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। अभी हम जब पढ़ाएंगे आपको इसका डायग्राम तो अच्छे से समझ में आएगा। लार में एक एंजाइम होता है जिसे लार एमिलीज कहते हैं, यानी कि लार यानी कि सलाइवा, और जिससे निकलता है वो सलाइवरी ग्लैंड होता है, लार ग्रंथि होता है, इसलिए इसका नाम है सलाइवरी अमीलेज। लार ग्रंथि से एक एंजाइम होता है जिससे लार एमिलेज या टाइलिन, पी से शुरू होता है, PTYLIN, पी साइलेंट होता है इसलिए टाइलिन पढ़ा जाता है, इसे टाइलिन कहते हैं। यह मंड यानी कि स्टार्च, मंड यानी कि ये स्टार्च को शर्करा में खंडित करते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट में बदलते हैं, ग्लूकोज में बदलते हैं। तो ये हो गया माउथ कैविटी का फंक्शन आपका। ये रहा आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, मानव श्वसन तंत्र। इम्पॉर्टेंट है, आपको बनाना आना चाहिए। इस प्रकार से ये शुरू होता है। ये आपका नोज कैविटी हो गया, नसादार हो गया। जब श्वसन तंत्र पढ़ाऊंगी तब आपका वो इसमें पढ़ाया जाएगा। ये आपका माउथ कैविटी हो गया, मुख गुहा। ये आपका आहार नोल हो गया, ग्रसनी। ये आपका स्टमक हो गया, अमाशय। इसके बाद आपकी आती हैं यहीं पे लिवर। लिवर के अंदर होता है गोल ब्लाडर। इसका डायग्राम हम अच्छे से बनाते हैं। मानव पाचन तंत्र, मानव पाचन तंत्र, मानव, इसको सही से लिखते हैं थोड़ा। मानव पाचन तंत्र यानी कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। एक एक पार्ट अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले हम इसमें सलाइवरी ग्लैंड पढ़ेंगे।
के मनुष्य की मुख गुहा में 3 जोड़ी ग्रंथियां या 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती है, पैरोटिड ग्रंथि, सबमैंडुलर ग्रंथि और सबलिंगुअल ग्रंथि। यानी कि मुख गुहा बगल कैविटी की बात कर रहे हैं हम। सबसे पहला आपका खाना जो है मानव पाचन तंत्र में कहाँ जाता है? मुख गुहा में जाता है। ये आपका क्या हो गया? मुख गुहा हो गया, माउथ कैविटी हो गया। तो अगर हम मानव पाचन तंत्र की बात करें तो सबसे पहला पार्ट आता है हमारा मुंह, यानी कि माउथ, यानी कि मुख गुहा। तो सबसे पहला पार्ट पढ़ेंगे हम मुख गुहा के बारे में, माउथ कैविटी के बारे में। तो अगर हम बात करें माउथ कैविटी की, तो इसमें आपके 3 चीज़ें उपस्थित रहती है आपके माउथ में। पहला होता है आपका टीथ, है ना, टीथ यानी कि दांत, दांत उपस्थित रहता है। दूसरा है आपका जीभ, यानी कि टंग, जीभ, इसे जिह्वा भी बोलते हैं। और तीसरा है आपका क्या? लार ग्रंथि, जो आपके जीभ के यानी मुंह में ही उपस्थित होता है, यानी कि सलेवरी ग्लैंड। 3 भागों में आपका जो है मुख जिह्वा विभाजित होता है, लार ग्रंथि। अब पहला हम काम करते हैं या पहला हम फंक्शन पढ़ते हैं टीथ का। तो अगर हम बात करें टीथ, तो टीथ कितने प्रकार की होती है? काइंड ऑफ टीथ यहाँ पे मैंने लिखा है। टीथ जो होता है आपका, दांत जो होता है आपका 4 प्रकार का होता है। पहला है आपका कि इंसीजर, आगे के 2 दांत जो होते हैं आपके क्या कहलाते हैं? इंसीजर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इंसीजर। पहला है आपका इंसीजर, इसको हिंदी में बोलते हैं कृतंक। हिंदी में क्या बोलते हैं? कृतंक बोलते हैं। इसका क्या फंक्शन है? इंसीजर जो होता है आपका, वो टोटल 8 दांत होते हैं। 8 दांत होते हैं, यानी कि 4 ऊपर, ये आगे वाले 1 2 3 4, ये 4 दांत आपके नीचे होते हैं, 4 दांत ऊपर, टोटल 8 होते हैं ये। इसका काम है काटने का। क्या काम है? काटने और कुतरने में काम आता है। काटने और कुतरने में काम आता है। पहला इंसीजर हो गया, काटने और कुतरने में काम आता है। दूसरा है आपका केनाइन। केनाइन यानी कि इसको बोलते हैं रदनक। इसको क्या बोलते हैं? रदनक बोलते हैं, हिंदी में रदनक। ये आपके 4 होते हैं, यानी कि ये वाले पार्ट, कोना वाला पार्ट आपका रदनक कहलाता है, केनाइन कहलाता है। 2 ऊपर और 2 नीचे, 4 होते हैं। इसका फंक्शन क्या है रदनक का? चीरने और फाड़ने में काम करता है। क्या करता है ये? चीरने और फाड़ने में काम करता है। चीरने और फाड़ने में काम करता है। एक एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ेंगे तो चीज़ें अच्छे से समझ में आएगा। चीरने और फाड़ने का कार्य करता है। जस्ट वेट। चीरने और फाड़ने का काम चीरने और फाड़ने का काम करता है। क्या काम करता है ये? चीरने और फाड़ने, चीरने और फाड़ने का कार्य करता है ये, ठीक है। 4th इज, ये आपका दिख रहा है प्रीमोलर। प्रीमोलर है 4th, प्रीमोलर यानी कि चवर्णक, यानी कि चवर्णक। चवर्णक, चवर्णक कितने होते हैं आपके? टोटल 8 होते हैं, 4 ऊपर और 4 नीचे, 8 होते हैं, जो चबाने का काम करते हैं। क्या काम करते हैं? चबाने का। और लास्ट होते हैं मोलर्स, यानी कि ये आपके अग्र चवर्णक कहलाते हैं और ये आपके चवर्णक कहलाते हैं। तो ये आपके टोटल होते हैं 12। कितने होते हैं? 12 होते हैं। 3 आपके ये लास्ट वाले जो दांत होते हैं आपके, 1 2 3 आपके जो चवर्णक होते हैं, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया,
ये टोटल कितने होते हैं 8 और 2 यहाँ, यानी कि 4 नीचे 4 ऊपर 8 हो गए। और जो आपके मोलर्स होते हैं 1 2 3 होते हैं और 1 2 3 इस प्रकार के। और लास्ट में जो आपके दांत होते हैं वो होते हैं आपके वेस्टिजियल वाला। वो क्या होता है आपका वेस्टिजियल, जिसे अकल दाढ़ भी बोलते हैं। जिसे क्या बोलते हैं अकल दाढ़, जो किसी काम का नहीं होता, बस आपके मुंह में उपस्थित होता है। तो आपका जो काइंड ऑफ टीथ है 4 प्रकार के हैं। पहला है आपका इंसीजर, फिर है आपका केनाइन, फिर है आपका प्रीमोलर और फिर है आपका मोलर। तो ये 4 प्रकार की चीज़ें होती हैं। तो अगर हम काइंड ऑफ टीथ की बात करें तो बेसिकली अगर हम नॉर्मल सामान्य वे में बात करें तो ये आपके जो दांत होते हैं, जो आपके दांत होते हैं टीथ, दांत, वो बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं। वो कितने प्रकार के होते हैं? अभी हमने 4 प्रकार पढ़े हैं, लेकिन मुख्य रूप से अगर हम बात करें समय के आधार पर बात करें तो समय के आधार पे 2 ही प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका अस्थाई यानी कि परमानेंट, और दूसरा होता है अस्थाई यानी कि टेम्परेरी। अस्थाई में आपके टोटल 32 दांत होते हैं, 32 होते हैं, और इसमें 20 होते हैं। यानी कि जन्म के बाद जो दूध वाले दांत कहलाते हैं वो अस्थाई दांत होते हैं। और ये क्या होता है जन्म के बाद 8 साल तक, ठीक है। 8 साल के बाद जो आपके दांत आते हैं, जो आपके आयु यानी कि आपके जीवन काल तक रहता है, मृत्यु तक, ये आपके कहलाते हैं परमानेंट टीथ, अस्थाई टीथ, जो 32 होते हैं आपके। फिर जो आपके अस्थाई टीथ होते हैं दैट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स। जो आपके परमानेंट टीथ होते हैं, अस्थाई टीथ होते हैं, वो आपके 4 प्रकार के होते हैं जो हमने अभी पढ़े हैं। पहला है आपका इंसीजर, फिर है केनाइन, फिर है आपका प्रीमोलर, फिर है आपका मोलर, है ना। तो इंसीजर जो होता है आपका यानी कि आपका ये कृतंग होता है। ये आपके टोटल कितने होते हैं 4। ये जो आपका रदनक होता है, ये होते हैं आपके टोटल 8। फिर अग्रचवर्णक जो होते हैं आपके, अग्रचवर्णक यानी कि प्रीमोलर, ये होते हैं आपके टोटल, ये आपके होते हैं 8, ये 8 होते हैं, ये आपके 4 होते हैं, ठीक है, रदनक। फिर आपके प्रीमोलर 8 होते हैं, और फिर आपके जो मोलर होते हैं यानी चवर्णक जो होते हैं आपके, चवर्णक, ये आपके कितने होते हैं 12, ठीक है। अब इसका काम क्या है? इसका काम है आपका काटना या कुतरना, काटना या कुतरना। इसका काम है चीरना या फाड़ना, और इसका काम है आपका चबाना या पीसना, चबाना या पीसना। जो आपका मोलर्स होता है, चवर्णक दांत होते हैं, चवर्णक जो होते हैं वो आपके 12 होते हैं। तो जब हम दांत का स्ट्रक्चर ऐसे बनाते हैं, इस प्रकार का होता है 1 2 3 4, यानी कि 1 2 3, फिर 1 2 3 4। ये जो आपका पार्ट होता है 1 2 3, ये आपका 3 यहाँ हो गया, 3 यहाँ हो गया, यानी कि ये हो गए 3 और ये हो गए 3, यानी कि 6 नीचे और 6 ऊपर। ये आपके चवर्णक की कहानी है, चवर्णक। तो ये 6 आपके पीसने और चबाने का काम करते हैं। जो लास्ट वाला दांत होता है, जो लास्ट वाला होता है, उसे बोलते हैं अकल दाढ़। उसे क्या बोलते हैं? अकल दाढ़ बोलते हैं, जो कोई काम का नहीं होता है, वेस्ट होता है, वेस्टिजियल ऑर्गन बोलते हैं उसे, वेस्टिजियल ऑर्गन।
जो आपके ऐसे ही कहते हैं ना, हाथी के दांत दिखाने के और खाने या चबाने का कुछ और इस प्रकार की, तो यही आपका अकल दाढ़ का काम है। ये कोई काम नहीं करता, सिर्फ आपके माउथ में प्रेजेंट होता है। इसे विजडम टूथ भी कहते हैं। विजडम टूथ, विजडम यानी बुद्धि, विजडम यानी बुद्धि, अकल दाढ़। ठीक है, अब ये हो गया आपका दांत की कहानी। आपके जो दांत होते हैं बेसिकली किससे बने होते हैं? इनेमल से। आउटरमोस्ट लेयर इसका किससे बना होता है? इनेमल। इनेमल ये जो आपके शरीर का सबसे हार्ड हिस्सा है, सबसे शरीर का हार्ड हिस्सा यानी कि सख्त या कठोर हिस्सा आपका इनेमल है, जो आपका वाइट लेयर होता है दांत का, और प्लस डेंटिन। तो फर्स्ट पे इनेमल होता है हार्ड, दूसरे पे डेंटिन होता है। डेंटिन और इनेमल। तो ये हो गया आपका दांत की कहानी। अब हमने क्या पढ़ा था? दांत के बाद हमने दूसरा पढ़ना है टंग। दूसरा क्या पढ़ना है? टंग। दांत हमने पढ़ लिया, ये रहा आपका टंग। टंग की बात करें तो आपके टेस्ट जो होते हैं टंग में, जीभ में, आपका सबसे फर्स्ट वाला हिस्सा मीठा टेस्ट करता है, मीठा स्वाद देता है। साइड वाला हिस्सा नमकीन स्वाद देता है, सॉल्ट या सॉल्टी, नमकीन। उसके साइड वाला खट्टा स्वाद देता है, खट्टा। उसके लास्ट वाला आपका कड़वा स्वाद देता है, कड़वा। ये आपका उमामी टेस्ट हुआ। उमामी का अर्थ होता है थोड़ा सा मीठा खट्टा, यानी कि मिक्स टेस्ट, मिश्रित टेस्ट जो होता है आपका बीच में आता है। खट्टा मीठा कड़वा इस प्रकार का उमामी टेस्ट कहलाता है वो। तो ये है आपका जीभ का संरचना। अगर हम जीभ की बात करें, जैसे कि अगर हम यहाँ पे देख पा रहे हैं तो मनुष्य की मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथि है। लार ग्रंथि के बारे में है, ठीक है। पहले हम जीभ पढ़ेंगे दूसरे पे। अगर हम जीभ की बात करें तो जो आपका जीभ है, जीभ आपके मैंने बता दिए, आगे का भाग जो होता है वो आपको मीठा टेस्ट करवाता है। उसके साइड के भाग में आपको नमकीन टेस्ट आता है, फिर आपको खट्टा टेस्ट आता है उसके साइड वाले भाग में, फिर आपको बिटर यानी कि कड़वा टेस्ट आता है। ये आपका मीठा, ये आपका सॉल्टी, ये आपका कड़वा, और ये आपका उमामी यानी कि मिक्स टेस्ट, ठीक है। अब जीभ का काम क्या होता है? जीभ एक स्वतंत्र भाग है। जीभ क्या है? जीभ जो है आपका मुख गुहा का क्या है? दूसरा है आपका जीभ यानी टंग, TONGUE। मुख गुहा का स्वतंत्र भाग है। स्वतंत्र भाग जो क्या करता है? उभरा हुआ भाग है जो मांसपेशियों से बना है। किससे बना है? मांसपेशियों से बना है। मांसपेशियों से बना है, जो हमें स्वाद के बारे में बताता है। किसमें बताता है? स्वाद के बारे में बताता है। स्वाद के बारे में बताता है। और कैसा होता है आपका? खाना को मिलाने में मदद करता है। खाना को मिलाने में मदद करता है। खाना को मिलाने में क्या करता है? मदद करता है। ये सारा काम है आपका जीभ का। तो हमने दांत पढ़ लिए, जीभ पढ़ लिए। अब बचा थर्ड हमारा लार ग्रंथि। थर्ड क्या बचा हमारा? लार ग्रंथि बचा। थर्ड इज सैलिवरी ग्लैंड, लार ग्रंथि। तो अगर हम लार ग्रंथि की बात करें तो लार ग्रंथि जो है हमारा वो 3 भागों में डिवाइडेड है। लार ग्रंथि कितने भागों में डिवाइडेड है? दैट इज द लार ग्रंथि, सैलिवरी ग्लैंड इंग्लिश में बोलते हैं इसको, सैलिवरी ग्लैंड। पैराटोइड ग्रंथि पहला है आपका, दूसरा है सबमैंडुलर ग्रंथि, फिर है सबलिंगुअल ग्रंथि, ठीक है। तो अगर हम पैराटोइड ग्रंथि का कहते हैं तो ये आपका लार्जेस्ट ग्रंथि है, बड़ी ग्रंथि है, और ये आपका क्या प्रोड्यूस करता है? सलाइवा। सबसे ज़्यादा मात्रा में जो लार है आपका पैराटोइड ग्रंथि रिलीज करती है, स्रावित करती है। फिर आपका है सबमैंडुलर लार ग्रंथि। ये भी आपका प्रेजेंट बिलो द जॉ, आपके जॉ के नीचे प्रेजेंट होता है। तो ये भी सलाइवा को प्रेजेंट करने का या सक्रिय करने का काम करता है। और ये आपके जीभ के नीचे होता है सबलिंगुअल ग्रंथि। इसका काम भी क्या है? आपके सलाइवा को सिक्रीट करना। अब लार ग्रंथि का क्या काम है भाई? आकार की पेशी संरचना, ये आपका आमाशय का दे रखा है। पहले हम लार ग्रंथि का पढ़ते हैं।
अगर हम लार ग्रंथि की बात करें, अगर हम लार ग्रंथि की बात करें तो 3 भाग है इसका, 3 भाग है ना, 3 भाग है आपका लार ग्रंथि का। लार ग्रंथि यानी कि सलेवरी ग्लैंड, इसका कार्य क्या है, फंक्शन क्या है, इसके 3 भाग हमने पढ़ लिया, पैरोटिड ग्रंथि, सबमैंडुलर ग्रंथि और सबलिंगुअल ग्रंथि। लार ग्रंथि क्या करती है, आपका कार्य क्या करती है, आपको लालारस यानी कि सलाइवा स्रावित करने का कार्य करती है। सलाइवा में एंजाइम होता है सलेवरी अमीलेज। अगर हम बात करें लार अमीलेज, और एक होता है आपका टाइलिन, ये दोनों एंजाइम सिक्रीट करते हैं आपके लार ग्रंथि, जिसका काम क्या होता है, कॉम्प्लेक्स शर्करा को सिंपल शर्करा में तोड़ने का कार्य होता है। तो इसमें जो काम होता है इसका लार ग्रंथि, ये दोनों एंजाइम क्या करती है, जो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है उसको तोड़ने का काम करती है। कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज जो है आपका, कॉम्प्लेक्स शुगर मान लीजिए जो आपका है कार्बोहाइड्रेट, उसको ग्लूकोज में तोड़ने का कार्य कौन करती है, अमीलेज करती है। कौन सा, सलेवरी अमीलेज या टाइलिन कह सकते हो आप, टाइलिन। ये पहला फंक्शन हो गया। दूसरा फंक्शन क्या है इसका, दूसरा कार्य क्या है, लाइसोजाइम नामक एंजाइम भी ये करती है सिक्रीट। लाइसोजाइम जो मुंह के अंदर या भोजन से आने वाली जो बैक्टीरिया है उसको मारने का काम करती है, किल्स बैक्टीरिया, ठीक है। अब हमने पूरा पढ़ लिया है मुंह में यानी लार ग्रंथि हमने पढ़ लिया। सलाइवा का जो पीएच होता है, लार का जो पीएच होता है वो होता है आपका 6.8 यानी कि अम्लीय होता है। कैसा होता है, अम्लीय। और एक और पॉइंट 1.5 लीटर इतना सलाइवा आपके मुंह में पर डे रिलीज होता है, पर डे स्रावित होता है। लार का जो प्रकृति होता है वो अम्लीय होता है। तो ये सब हमने सलाइवा या सलेवरी ग्लैंड के बारे में पढ़ लिया है, लार ग्रंथि के बारे में। अब हम बात करते हैं ग्रसनी का। अब हम किसका बात करेंगे, ग्रसनी का। अगर हम मानव पाचन तंत्र की बात करें तो इस प्रकार की संरचना होती है। ये आपका हो गया ग्रसनी। ये क्या है, ग्रसनी, ईसोफेगस, यू कैन ऑल्सो से आहार नाल। यही आपका एक विंड पाइप होता है, ये आपका फूड पाइप भी होता है, ठीक है। तो यहीं पे आपका एक विंड पाइप नीचे से जाता है, यहाँ पे लगा होता है ढक्कन, इधर से आपका लंग्स निकलता है ना। तो अब इसी चीज़ को जो आपका विंड पाइप होता है, इसका जो ढक्कन होता है उसको बोलते हैं एपीग्लॉटिस। क्या बोलते हैं, एपीग्लॉटिस। इसे बोलते हैं हिंदी में उपास्थि वलय, उपास्थि वलय बोलते हैं। अब ग्रसनी ईसोफेगस का काम क्या होता है, ईसोफेगस का सिंपल काम है भोजन को मुंह से कहाँ पहुँचाना, मुंह से आमाशय तक ले जाने का कार्य कौन करती है, ग्रसनी करती है। कौन करती है, ग्रसनी, ईसोफेगस करती है। और इसमें कोई पाचन नहीं होता, इसमें कोई पाचन नहीं होता, इसमें पाचन नहीं होता है, ये इम्पॉर्टेंट है, इसमें पाचन नहीं होता है। ग्रसनी सिर्फ आपका खाना मुंह से आमाशय तक पहुंचाने का कार्य करती है। अब आपको जो ईसोफेगस है इसको फूड पाइप भी बोलते हैं, भोजन का आहार नाल भी बोलते हैं, ठीक है, आहार नाल भी बोलते हैं। अब जो आपका एपीग्लॉटिस है, जो आपका उपास्थि वलय है, एक प्रकार का ढक्कन है। एपीग्लॉटिस क्या है, एक प्रकार का ढक्कन है, इसको हिंदी में बोलते हैं उपास्थि वलय। एक प्रकार का कैप है, ढक्कन है, जो क्या करता है, विंड पाइप और फूड पाइप को अलग करने का कार्य करता है।
जब आपका खाना आपके आहार नाल में जाता है, क्योंकि ग्रसनी जो है वो सेम एक ही रास्ता है खाना जाने का, भोजन जाने का और वायु जाने का, जब आप श्वास लेते हैं। तो जब आपका खाना आता है, जब भोजन आपके आमाशय में जाता है, तो आपका जो उपास्थि विलय ग्लोटिस है, वो जो विंड पाइप है जिसके अंदर से वायु जाता है, उसको ढकने का कार्य करता है, उसको ढकने का कार्य करता है। अगर हम बात करें, जब आपको खाते हैं तो बोलते हैं खाते टाइम बात मत कीजिए, क्योंकि जब आप बोलते हैं तो आपका वायु जो है आपके लंग्स में जाने की कोशिश करता है, जिससे कुछ खाना आपके जो विंड पाइप है यानी कि श्वास नली है उसमें चला जाता है, जिससे आपको सरकना आता है। सरकने को कहते हैं, जैसे कि आपका खाना उसके अंदर चला जाता है, जब आपका एपिग्लोटिस ढक्कन खुलता है, जिससे आपके कुछ अणु उसमें चले जाते हैं, तब आपको खांसी आती है, सरकते हैं, जिससे आपका खाना वापस विंड पाइप में आ जाता है। ये आपका हो गया फूड पाइप, ये हो गया विंड पाइप, और यहाँ पे होता है ढक्कन, है ना। तो इस प्रकार से कार्य करता है आपका एपिग्लोटिस। अब हमने एपिग्लोटिस पढ़ लिया, आहार नाल पढ़ लिया, अब हमने क्या पढ़ना है, अब हमने पढ़ना है आमाशय। अब हमने क्या पढ़ना है, आमाशय पढ़ना है, पेट के बारे में। थोड़ा सा वीडियो लंबा है, इसलिए पेशेंस रखिएगा, और हो सके तो इसको 2 भागों में देखिएगा। अब इसका एक और भाग है अध्याय 6, बहुत लंबा चैप्टर है और इम्पॉर्टेंट है, तो कम से कम 15 से 16 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें से आते हैं आपके बोर्ड में, तो बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। अब हमने यहाँ तक तो पढ़ लिए हैं भाई, यहाँ तक हमारा पूरा हिस्सा पढ़ लिया गया है। अब हमने पढ़ने हैं आमाशय, हमने पढ़ने हैं पेट के बारे में, आमाशय के बारे में पढ़ने हैं ना। तो आमाशय क्या है आपका, आमाशय मुंह से आमाशय तक भोजन ग्रासिका या ईसोफेगस द्वारा क्रमाकुंचक गति द्वारा ले जाया जाता है। क्रमाकुंचक गति का मतलब होता है जो आपका खाना होता है, इस प्रकार का फूड पाइप होता है आपका ग्रसनी, एक खुलता है, फिर दूसरा आपका बंद होने पे ये वाला खुलता है, फिर ये बंद होगा तो ये वाला खुलेगा, इसी को बोलते हैं क्रमाकुंचक गति, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अब आमाशय की पेशीय भित्ति भोजन को अन्य पाचक रसों के साथ मिश्रित करने में सहायता करती है। आमाशय के भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथि जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, प्रोटीन पाचक एंजाइम, पेप्सिन तथा श्लेष्मा का स्रावण करती है। अगर हम आमाशय के बारे में पढ़ रहे हैं तो जो आपका आमाशय है, आमाशय क्या है, आकार की पेशीय संरचना या आमाशय की पेशीय संरचना। तनुपट के नीचे कुछ बाएं और एक थैलोनुमा संरचना है जो 1 से 3 लीटर आहार यानी कि 1 से 3 लीटर भोजन ग्रहण करती है, भोजन को पाचन को रोक कर रखती है। आमाशय में भोजन लगभग 3 से 4 घंटे तक रुकता है। इसमें जठर रस, HCl, पेप्सिन, रेनिन, श्लेष्मा होती है। पेप्सिन का काम क्या है, प्रोटीन का पाचन करना, रेनिन का काम है दूध का पाचन करना, और श्लेष्मा का काम है आमाशय की दीवार पर रक्षात्मक आवरण बनाती है, आपको सुरक्षात्मक आवरण बनाती है। तो जो आमाशय है उसमें आपके 2 अवरोधनी पाई जाती है, पहली है आपकी जठरागम अवरोधनी, फिर है आपका जठरा निर्गमी अवरोधनी। ग्रासिका व आमाशय को विभाजित करती है, ग्रासिका और आमाशय को विभाजित करती है, वो आप कहलाती है जठरागम अवरोधनी। ये आपका आमाशय हो गया, ये आपका ग्रासिका हो गया या ग्रसनी हो गया। तो ये वाला पार्ट कहलाता है आपका जठरागम अवरोधनी। और जठना निर्गमी अवरोधनी आमाशय व छोटी आंत को विभाजित करती है, छोटी आंत में भोजन निकास का नियंत्रण करती है। यहाँ से आपका बड़ी आंत शुरू होता है और यही है आपका छोटी आंत। तो ये वाला पार्ट आपका जो है वो कहलाता है जठना निर्गमी अवरोधनी। तो सबसे पहले हम आमाशय के बारे में पढ़ते हैं। आमाशय के अंदर यानी आपका पेट, आमाशय यानी कि स्टमक, आमाशय जो है आपका स्टमक है, जिसके अंदर होता है आपकी जठर ग्रंथि, जिसके अंदर क्या होती है, जठर ग्रंथि होती है। जठर मतलब पेट ही होता है, इसको उदर भी बोलते हैं, उदर, ठीक है। अब जठर ग्रंथि जो है आपका यानी कि गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं इसे, गैस्ट्रिक ग्लैंड आपकी बेसिकली 5 प्रकार की चीज़ें रिलीज करती है। कितनी? 5 प्रकार की। पहला है आपका पेप्सिनोजन, पहला क्या है आपका पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन, ये एक एंजाइम प्रोटीन है, एंजाइम है बेसिकली। फिर है आपका HCl,
फिर है आपका श्लेष्मा यानी म्यूकस, फिर है आपका लाइपेज, और देन है आपका रेनिन। अब इन सब का काम क्या है? जैसे अगर हम बात करें, जठर ग्रंथि 5 तरह की चीज़ें रिलीज करती है, 5 तरह की चीज़ें रिलीज करती है। जठर ग्रंथि, ये आपका जठर ग्रंथि है। ग्रंथि का अर्थ होता है ऐसा चीज जो कोई स्रावित कर रही हो समान, उसे ही ग्रंथि कहती है। एक अंग या कोशिकाओं का समूह जो शरीर के लिए कुछ जरूरी पदार्थों का निर्माण करती हो या श्रावण करती हो, स्रावित करती हो। तो पहला हो गया आपका पेप्सिनोजन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। पेप्सी, दोबारा से लिखते हैं ताकि चीज़ें समझ में आए। पेप्सिनोजन नाम आपका इंग्लिश में है या हिंदी में, दोनों ही नाम सेम ही है। पेप्सिनोजन, ये जो है आपका अकीर्य भाग है। ये क्या है? अकीर्य भाग है, यानी कि इनएक्टिव फॉर्म। जब दूसरा क्या है आपका HCl है, तीसरा क्या है आपका श्लेष्मा है, म्यूकस, श्लेष्मा, HCl हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl श्लेष्मा, म्यूकस बोलते हैं, MUCUS म्यूकस। फिर है आपका लाइपेज, फिर है आपका रेनिन। रेनिन है आपका RENIN, दैट इज रेनिन। अब पेप्सिनोजन पे कौन कार्य करता है? HCl कार्य करता है, इसको सक्रिय फॉर्म बनाता है, सक्रिय फॉर्म यानी कि एक्टिव फॉर्म, एक्टिव में कन्वर्ट करता है पेप्सिन में। किसमें? पेप्सिन में। पेप्सिन वर्क करता है प्रोटीन पे काम करता है और उसको तोड़ता है पेप्टाइड्स प्लस पेप्टॉन्स में। PEPTIDES पेप्टाइड्स, PEPTONS पेप्टॉन्स। HCl का कार्य क्या है? पेप्सिनोजन को सक्रिय भाग में कन्वर्ट करना, और पेप्सिनोजन आपका एक एंजाइम है जो अक्रिय फॉर्म में पहले रहता है। HCl का काम समझ में आ गया, पेप्सिनोजन का कार्य समझ में आ गया। दूसरा है आपका म्यूकस श्लेष्मा। जब आप खाना नहीं खाते हैं तो जो आपका HCl होता है आपके आमाशय की भित्ति को नुकसान पहुंचा सकता है, आपके पेट को जलन महसूस करवा सकता है, जैसे एसिडिटी कहते हैं। जब आपको नहीं खाते हैं तो एसिडिटी हो जाता है, अम्लता हो जाता है। तो श्लेष्मा का काम है आपके आमाशय की भित्ति को रक्षा प्रदान करना। लाइपेज क्या काम करता है? लिपिड जो आपका फैट है, फैट को तोड़ने का काम करता है लाइपेज एंजाइम। और रेनिन जो है आपका दूध में उपस्थित लैक्टोज जो आपका फैट है, लैक्टोज जो आपका एंजाइम एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जिसको लैक्टिक अम्ल में कन्वर्ट करता है, यानी कि लैक्टोज को दोबारा तोड़ता है ग्लूकोज में, ग्लूकोज और लैक्टोज में। ठीक है, इस प्रकार के आपके जठर ग्रंथि के जितने भी स्रावित चीज़ें हैं, पदार्थ, वो उस प्रकार का कार्य करता है। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है छोटी आंत के बारे में। तो पहले अगर हम बात करें पेप्सिन एंजाइम का, तो पेप्सिन का क्या कार्य है? जठर ग्रंथि में क्या कार्य है? आपका जो प्रोटीन है उसको तोड़ने का कार्य कर रही है। प्रोटीन को कौन पाचन कर रहा है? पेप्सिन एंजाइम। पेप्सिन पहले कैसा था? पेप्सिनोजन पे था, जहां आपके HCl ने पेप्सिन में कन्वर्ट किया। प्रोटीन को तोड़कर पेप्टाइड्स बना रहा है, पेप्टाइड्स और पेप्टॉन्स। फिर आपका जो सेकंड है HCl क्या किया? पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट कर दिया। श्लेष्मा क्या कर रही है? सुरक्षा प्रदान कर रही है आमाशय की भित्ति को। और देन है आपका लाइपेज,
लिपिड्स यानी फैट जो है आपका, लिपिड्स को तोड़ने का काम कौन कर रहा है? लाइपेज कर रहा है, ठीक है। फिर है आपका रेनिन, जो आपका लैक्टोज है, लैक्टोज जो कार्बोहाइड्रेट है, तो आपका रेनिन क्या काम करता है? उसको तोड़ने का काम करता है ना, सिंपल कार्बोहाइड्रेट में। ये सारा काम आपका जठर ग्रंथि में हो रहा है। श्लेष्मा का काम क्या है? अमाशय की दीवार तथा जठर ग्रंथियों को एचसीएल तथा एंजाइम पेप्सिन से सुरक्षा प्रदान करना, ठीक है। तो ये सारा काम हमने पढ़ लिया है। लाइपेज का काम पढ़ लिया है, लिपिड को, वसा को आंशिक पाचन करता है। जो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है और फैट है, इन सभी का आंशिक यानी अधूरा पाचन होता है आपके अमाशय के अंदर, ठीक है। अमाशय के अंदर 3 से 4 घंटे आपका भोजन रहता है। अब हम पढ़ते हैं क्षुद्रांत्र या छोटी आंत, ठीक है। क्षुद्रांत्र या छोटी आंत के बारे में पढ़ते हैं। जैसे इसमें लिखा है, छोटी आंत क्षुद्रांत सर्वाधिक पाचन व अवशोषण होता है। इसमें 2 ग्रंथियां होती है, यकृत और अग्नाशय। यकृत यानी कि लिवर और अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज। अब इसमें कार्य क्या होता है भाई इन दोनों का? अगर हम यहाँ ध्यान दें डायग्राम में, तो ये है आपका लिवर, ये क्या है आपका? लिवर है, यकृत है, और यहीं पे आपका एक छोटा सा पत्ती होता है जिसे बोलते हैं अग्नाशय, पैनक्रियाज। पैनक्रियाज, अग्नाशय। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं लिवर और अग्नाशय के बारे में। तो लिवर जो है हमारा, लिवर क्या है? अगर हम आगे देखें तो लिवर का फंक्शन, ये बड़ी आंत का फंक्शन है, लार ग्रंथि का फंक्शन है जो हमने पढ़ लिया है। फिर आपका अग्नाशय और लिवर, ये रहा। अग्नाशय आपका क्या करता है? अग्नाशय यानी पैनक्रियाज। पैनक्रियाज का काम क्या है? शरीर में रक्त शर्करा को नियंत्रित करना। आंतों में प्रोटीन, वसा या कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करवाता है? अग्नाशय करवाती है। अग्नाशय जो है आपका 3 प्रकार की जूसेस सिक्रीट करती है, 3 प्रकार की जूसेस सिक्रीट करती है। पहला है जिसका नाम है TLP, ठीक है। दिस इज ए ट्रिप्सिन एंजाइम, ट्रिप्सिन, दिस इज अ लाइपेज और दिस इज अ पैनक्रियाटिक जूसेस यानी अग्नाशयिक जूसेस बोलते हैं इसे। ये तीनों जूसेस छोटी आंत में जाती है। ट्रिप्सिन क्या करती है? प्रोटीन को तोड़ने का काम करती है। प्रोटीन को किस में तोड़ती है? ट्रिप्सिन आपके डाइजेशन किसको करती है? प्रोटीन को। लाइपेज आपको फैट को तोड़ती है, वसा को तोड़ती है, वसा को अभी पढ़ा है हमने। पैनक्रियाटिक जूसेस किसको तोड़ती है? कार्बोहाइड्रेट को, कार्बोहाइड्रेट को, ठीक है। ये आपके अग्नाशय का काम है, 3 जूसेस करती है रिलीज। नेक्स्ट है आपका लिवर। लिवर जो है, यकृत जो है, सबसे बड़ी ग्रंथि है जो पीत का निर्माण करती है, यानी कि पीतरस, बाइल जूस का निर्माण करती है, बाइल जूस का निर्माण करती है। पित्ताशय में संग्रहित किया जाता है। कहाँ संग्रहित होता है पीतरस? गॉल ब्लाडर में, पित्ताशय में। पित्ताशय में संग्रहित पित्तावसा में वायसीकरण या इमल्सीकरण बोलते हैं इसे, इमल्सीकरण। जो इमल्सीकरण प्रोसेस है, इमल्सिफिकेशन, उसमें होता क्या है? इसे पायसीकरण हिंदी में बोलते हैं। एंजाइमों के लिए क्षारीय माध्यम बनाने का कार्य करता है। या मध्य पेट, जो आपका बाइल जूस है वो क्षारीय होता है। कैसा प्रकृति का होता है? क्षारीय प्रकृति को होता है। पेट से जो खाना आता है वो आपका अमाशय से जो खाना तो अम्लीय प्रकृति का होता है। तो क्षारीय माध्यम बनाने का कार्य करता है। यह मध्य पेट के नीचे स्थित लगभग त्रिकोणाकार का अंग है। यकृत 2 भागों में दाईं और बाईं पालियों में विभाजित नजर आता है। अगर हम यकृत को देखें तो इस प्रकार का संरचना है इसका। ये रहा आपका लिवर, तो 2 भाग है, ये आपका है बायां, ये है आपका दायां। इमल्सीकरण क्या होता है? जो आपके बड़े बड़े फैट मॉलिक्यूल होते हैं, ये आपका बड़ा वाला वसा है। बड़ा वाला वसा को कौन सा? बाइल जूस, यहाँ पे बाइल जूस यानी कि पीत रस लिवर से निकलती है और ऐसे फैट मॉलिक्यूल को छोटे टुकड़ों में बांट देती है, छोटे टुकड़ों में बांट देती है, छोटे टुकड़ों में। इसे को बोलते हैं इमल्सीकरण। इसी को क्या बोलते हैं? इमल्सीकरण। अगर पेपर में आ जाता है हिंदी में बोलते हैं पायसीकरण, पायसीकरण। पेपर में आ सकता है तो इसको इस प्रकार के आप डेफिनेशन में दे सकते हैं, फुल मार्क्स मिलेंगे।
तो हमने लिवर का क्या काम है, बाइल जूस को सिक्रीट करना यानी पीतरस को सिक्रीट करना। पीतरस कहाँ इकट्ठा होता है, पित्ताशय में यानी कि गॉल ब्लैडर में, और उसका काम है जो पीतरस है, जो बाइल जूस है, उसको वसा का पाचन करना, छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना। जो आपका अग्नाशय है, अग्नाशय का क्या काम है, अग्नाशय का जो काम है वो काम है कि 3 प्रकार के जूसेस सिक्रीट करती है। ट्रिप्सिन एक एंजाइम है, ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन को तोड़ती है। फिर आपका सिक्रीट करती है वो लाइपेज जो कि फैट को तोड़ती है। फिर आपका पैनक्रियाटिक जूसेस सिक्रीट करती है जो आपके कार्बोहाइड्रेट को पाचन में मदद करती है। अब हमारा बचा है छोटी आंत और बड़ी आंत। अगर हम बात करें छोटी आंत की, तो छोटी आंत जो है आपके 3 भागों में डिवाइडेड है। जो अमाशय से जुड़ा हुआ भाग है उसको डेडेनम बोलते हैं, जो नीचे वाला भाग है उसको जेजुनम बोलते हैं, और जो आपका बड़ी आंत से जुड़ता है छोटी आंत उसको इलियम बोलते हैं। ठीक है, दैट इज अ स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि क्षुद्रांत यानी छोटी आंत। तो आपका जो छोटी आंत है उसका क्या काम होता है, वो आपका बेसिकली प्रोटीन का पाचन करती है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करती है, अमाशय में आपसे जो भोजन आता है उसमें आपका वसा का पाचन करती है। तो आपकी जो छोटी आंत है, छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, लगभग 7 मीटर का होता है। आहार नाल का सबसे लंबा भाग लगभग 7 मीटर का होता है, और इसमें आपका इमल्सीकरण प्रोसेस भी होता है। इसमें हमारा बड़ी आंत का दे रखा है, बड़ी आंत का। चलिए छोटी आंत हम पढ़ लेते हैं। दैट इज द 3 टाइप्स। ये आपका अमाशय हो गया, ये वाला पार्ट आपका ड्यूडेनम कहलाता है, ये आपका बड़ी आंत है, ये एनस है, गुदा द्वार, ये आपका यहीं पे होता है अपेंडिक्स, परिशेषिका, एक एक डिटेल इसलिए पढ़ा रही हूँ तो आपको आसानी से समझ में आए। अपेंडिक्स ये आपका कहलाता है, यहाँ पे होता है प्रेजेंट रेक्टम, बड़ी आंत का पार्ट बता रही हूँ। ये है आपका सीकम, और यहाँ से ये वाला पार्ट ड्यूडेनम हो गया। यहाँ से जो आपका छोटी आंत जोड़ा वो हो गया आपका जेजुनम, जेजुनम, हिंदी में भी इसे जेजुनम ही बोलते हैं। और ये जो बड़ी आंत से जुड़ता है ये वाला भाग छोटी आंत का, इसे बोलते हैं इलियम। इलियम। अब इसका काम क्या है, ड्यूडेनम का काम क्या है, ड्यूडेनम में जो है आपका, जिसको ग्रहणी भी बोलते हैं, यह जो आपका छोटी आंत है यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, 7 मीटर। यह मध्य और निचले उदर यानी पेट में उपस्थित होता है। यहाँ पूर्ण पाचन होता है, यहाँ पे आपका पूर्ण पाचन होता है। तो जो आपका ड्यूडेनम है, ड्यूडेनम में क्या होता है, ड्यूडेनम ये छोटी आंत का पहला भाग है जहाँ भोजन को तोड़ने की प्रक्रिया शुरू होती है। पित्तरस और अग्नाशयिक रस भोजन को पचाने में मदद करता है, कहाँ, ड्यूडेनम के अंदर। ठीक है, सारा पाचन यही शुरू हो जाता है। जो आपका ड्यूडेनम है, ड्यूडेनम, यहाँ सारा पाचन हो जाता है, पूर्ण पाचन, पूर्ण पाचन। दूसरा भाग है आपका जेजुनम, और तीसरा है इलियम। इन दोनों में सिर्फ होता है अवशोषण। इसमें क्या होता है, अवशोषण होता है, अवशोषण होता है। सारा पचा हुआ खाना का अवशोषण जेजुनम और इलियम में होता है। ड्यूडेनम में पूर्ण पाचन हो जाता है, ड्यूडेनम में पूर्ण पाचन हो जाता है। तो आपका जो ड्यूडेनम है, कुछ क्षुद्रांत जो है आपके क्षुद्रांतरित जूसेस यानी कि कुछ रस स्रावित करती है। पहला है आपका, पहला क्या है, जैसे कि हमारा प्रोटीन हमारे अमाशय में किस में कन्वर्ट हुए, पेप्टाइड्स
प्लस पेप्टॉन्स में। इस पे ही आपका क्षुद्रांत्र की जो दीवारें हैं स्रावित करेगी पेप्टिडेज, और इसे अमीनो अम्ल में तोड़ेगी। प्रोटीन को फाइनल प्रोडक्ट क्या है? अमीनो अम्ल या अमीनो एसिड्स। दूसरा हो गया आपका, ये तो प्रोटीन का पाचन हो गया। अब हम बात करते हैं फैट का, लिपिड का पाचन। लिपिड जो है छोटे मॉलिक्यूल में किसने तोड़ा? उसने, बाइल जूस ने। अब आया आपका लिपिड। लिपिड पे एंजाइम काम करेगी लाइपेज, और इसे तोड़ेगी फैटी एसिड्स में। वसाकृत अम्ल, फैटी एसिड, FATTY, फैटी, ACID, फैटी एसिड। प्रोटीन का पाचन हो गया, लिपिड यानी वसा का पाचन हो गया, बचा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट आपका 3 प्रकार का होता है। पहला है आपका माल्टेज। माल्टेज जो होता है, या माल्टोज कह लीजिए आप, कार्बोहाइड्रेट, ये आपके रोटी और चावल में प्रेजेंट होता है। यहाँ पे एंजाइम काम करता है माल्टेज, जो कि तोड़ता है ग्लूकोज में। किस में तोड़ता है? ग्लूकोज में। ये आपका हो गया जटिल शर्करा, ये हो गया सिंपल शर्करा। इसका माल्टोज का जो फॉर्मूला होता है C12H20O11 होता है, जो आपका C6H12O6 में तोड़ता है। दूसरा है आपका लैक्टोज। ये कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण पाचन हो रहा है, जिसपे एंजाइम काम करता है लैक्टेज, जिसको किस में तोड़ता है? ग्लूकोज में। ग्लूकोज में प्लस गैलेक्टोज में। गैलेक्टोज का भी सेम ग्लूकोज का ही फॉर्मूला है। तीसरा है आपका सुक्रोज यानी सकरा, जिसपे एंजाइम काम करता है सुक्रेज, और ये भी तोड़ता है ग्लूकोज में। ये हो गया आपका कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण पाचन छोटी आंत में। कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो गया, वसा का पाचन हो गया, प्रोटीन का पाचन हो गया। अब होगा अवशोषण। ये सारा प्रक्रम हो रहा है ड्यूडेनम में। कहाँ हो रहा है? ड्यूडेनम में हो रहा है, ड्यूडेनम में। अब होगा आपका जेजुनम और इलियम में अवशोषण। आपका जो जेजुनम और इलियम है उसमें एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है दीर्घरोम। क्या प्रेजेंट होता है? दीर्घरोम, जिसे विलाय कहते हैं। दीर्घरोम का काम होता है भोजन का अवशोषण करना, इसको इंग्लिश में विलाय कहते हैं। VILLIE नहीं, VI। दीर्घरोम कहाँ होता है? आपके छोटी आंत और बड़ी आंत दोनों में होता है। VILLI, विलाय। इसका काम होता है अवशोषण करना। क्या काम होता है? अवशोषण करना। किसका अवशोषण? भोजन का, भोजन के पोषक का। ठीक है, ये हो गया आपका दीर्घरोम, हमने पढ़ लिया। तो आपका जो दीर्घरोम है रुधिर वाहिकाओं की जाल होती है। क्या है ये? रुधिर वाहिकाओं का जाल है, जो भोजन को अवशोषित करके शरीर के प्रत्येक कोशिका में पहुंचाता है। यह क्षेत्रफल, सतही क्षेत्रफल बढ़ाता है, यानी कि सतही क्षेत्रफल अवशोषण का बढ़ा देता है ये दीर्घरोम। और यहाँ इसका उपयोग ऊर्जा का प्राप्त करने, नए ऊतकों के निर्माण और पुराने ऊतकों की मरम्मत होता है। किसका? पोषक तत्व जितने भी अवशोषित होते हैं। अब आते हैं, बात करते हैं बड़ी आंत की। बड़ी आंत का जो आपका है, ये रहा आपका बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। ये रहा आपका कोलोन भी बोलते हैं इसे, स्मॉल इंटेस्टाइन ये रहा। यहाँ रेक्टम होता है, एनस होता है, और ये आपका अपेंडिक्स है, ये आपका सीकम है। अब बड़ी आंत का क्या काम है? बृहदान्त्र का। कुछ विशेष जीवाणु पाए जाते हैं, जैसे कि ई कोलाई यहाँ होता है, और एक और बैक्टीरिया होता है आपका ई कोलाई, वो मतलब होता है एस्टेरिया कोलाई। ठीक है, लैक्टोबैसिलस जो दही में प्रेजेंट होता है। छोटी आंत से शेष बचे अपचित भोजन को किण्वन प्रक्रिया द्वारा सरलीकृत पाचन में मदद करते हैं। बड़ी आंत में कोई पाचन नहीं होती, इसमें पाचन प्रक्रिया नहीं होती है, केवल जल व खनिज लवणों का अवशोषण होता है। अपचित भोजन मल द्वार द्वारा बाहर निकल जाता है। जैसे कि अगर मैं स्ट्रक्चर बनाई हूँ आपका बड़ी आंत का, यहाँ पे देखिए ये रहा। तो बड़ी आंत में आपके 3 चीज़ें में डिवाइडेड है। बड़ी आंत जो है आपका और दोबारा से 3 चीज़ों में डिवाइडेड है। बड़ी आंत
लास्ट वन इज बड़ी आंत यानी बृहद्रांत या लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये जो है आपका कितना होता है 1 to 1.5 सेंटीमीटर या मीटर लंबा होता है और यहाँ कोई पाचन नहीं होता, ये हमने पढ़ लिया। यहाँ सिर्फ अवशोषण होता है। तो इसमें आपके पहला जो पार्ट है रेक्टम है। पहला क्या है? रेक्टम। रेक्टम में क्या होता है? रेक्टम में आपका खाना बड़ी आंत का भाग है। यहाँ उत्सर्जित पदार्थ 3 से 4 घंटे रह सकता है। 3 से 4 घंटे आपका उत्सर्जित पदार्थ यहाँ पे रहता है। दूसरा है आपका सीकम। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे आपका सेल्यूलोज का पाचन होता है। यहाँ पे 2 बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, ई कोलाई और लैक्टोबैसिलस, जो कि सेल्यूलोज क्या है? कोशिका भित्ति है, जो आपके प्लांट में उपस्थित होता है। जैसे भी हम साग सब्जियां वगैरह खाते हैं तो उसमें जो सेल्यूलोज का पाचन है वो सीकम करता है। थर्ड वन इज परिशेषिका अपेंडिक्स। सी आपका क्या है? परिशेषिका अपेंडिक्स। अपेंडिक्स का क्या काम है? यह एक छोटा नालिकाकार भाग है जो आपके यहाँ प्रेजेंट है। ये देखिए, यहाँ बड़ी आंत का स्ट्रक्चर है, दैट इज अपेंडिक्स। इसका कुछ कार्य नहीं है, ये आपके ऐसे ही शरीर में उपस्थित है। इसका 8 से 10 सेंटीमीटर लंबा भाग होता है और ये आपका पहले जब इंसान की जो शुरुआत हुई थी, हमारे पूर्वज होमोसेपियंस थे, तो जब हम कच्चे मांस या कच्चे घास फूस खाते थे, मांस भी नहीं, कच्चे घास फूस, तब सेल्यूलोज का पाचन आपका अपेंडिक्स द्वारा होता था। लेकिन अब हम सब कुछ पका करके खाते हैं तो सीकम द्वारा पाचन होता है सेल्यूलोज का। अब अपेंडिक्स का हमारे शरीर में कोई काम नहीं है, वेस्टिजियल ऑर्गन है, थोड़ा बहुत रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करता है। तो इसलिए आपके अपेंडिक्स को ऑपरेशन करके हटा भी दिया जाए तो आपके शरीर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप स्वस्थ रहेंगे। ठीक है, तो ये सारा पार्ट था आपका। सबसे पहले हमने पढ़ा, समरी देखे तो सबसे पहले हमने पढ़ा पोषण। पोषण 2 प्रकार के हैं, स्वपोषी और विषमपोषी। दूसरा हमने पढ़ा आपका भोजन का ग्रहण, है ना, यानी कि पाचन। पोषण और पाचन हमने पढ़ा, पोषण के प्रकार पढ़े, पाचन के चरण पढ़े, कैसे पाचन हुआ है, उसके बाद कैसे उत्सर्जन हुआ है भोजन का, उस प्रकार हमने पढ़ा। तीसरा हमने पढ़ना है श्वसन, फिर परिवहन, फिर उत्सर्जन, है ना। तो ये 3 टॉपिक और पढ़ने हमने, पोषण और पाचन पढ़ लिया है हमने। तो आई होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि एक एक डिटेल पॉइंट में मैंने आपको समझाया है। अगर कोई क्वेश्चन होगा आपके दिमाग में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैंने लिंक में यूट्यूब के आपके डिस्क्रिप्शन में दे दिया है टेलीग्राम का चैनल, आप वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं नोट्स के लिए, और वहाँ भी क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और खूब सारा मेहनत कीजिए। 5 महीने ऑलरेडी बीत चुके हैं, तो बहुत सारा पढ़ाई कीजिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।